अच्छा जी, हमने खत्म की थी, आप कह रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा जी, लेबर मार्केट से पहले दो चार चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, हमारी लेबर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। हम्म, अ, अच्छा, एक दफ़ा देख लें कि हमारा कितना रहेगा। हमारी लेबर मार्केट करेंगे तो हमारा पहला सेक्शन माइक्रो वाला ना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जी लेबर मार्केट से फिर हमारा रह जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और वेल्थ है, ये कुछ कंसेप्ट है, ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। जी ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक दो दिन में खत्म करके ना, 2-3 दिन में। असल में इसके मेजर पार्ट जो है दो ही बनते हैं, एक पार्ट वन माइक्रो का है, दूसरा मैक्रो का है। तो ये माइक्रो जो है वो 2-3 दिन में हम कोशिश करते हैं, खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें थोड़े छोटे से दो दो चार कंसेप्ट रह गए हैं, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं क्या है। हम थे अभी यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्कस नहीं किया था अभी हमने, क्या हम्म, मोनोपोली में कर लिया था वो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं की। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, अच्छा। नहीं। आपकी बुक में बड़ा कम कम उसने दिया हुआ है ना। मेरा ख्याल ये सारी जो बुक्स है ना इसकी, जी क्या नाम है, कैम्ब्रिज एक डोज, उसमें हाँ, ऐसे ही वो करता है, कुछ इतना डिटेल से उसने नॉलेज दिया नहीं हो जितना होना चाहिए। हम्म, अच्छा, ये हमने कर लिया था, ठीक है। अब प्राइस लीडरशिप ये हम देख रहे थे कि अब ये टॉपिक आता है कार्टेल का। उस कार्टेल के अंदर ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो उसने डिस्कस की हुई हैं। एक कार्टेल के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस लीडरशिप, प्राइस एग्रीमेंट और प्राइस वॉर्स, ये तीन चीज़ें जो है वो उसमें डिस्कस करते हैं। कार्टेल असल में क्या होता है कि ये लीगल या इलीगल कुछ होते हैं हमारे पास एग्रीमेंट्स हैं जो कि जी ओलिगोपोली की फर्म्स कर लेती हैं, और ये वो हम्म, फर्म्स हैं जो कि डोमिनेंट फर्म होगी, जी ठीक है। अच्छा, लीडर हम किसको बनाएंगे, आप कॉमन सेंस वैसे यूज़ करें तो लीडर किसको होना चाहिए, अगर 4 से 5 फर्म्स हो तो लीडर कौन होना चाहिए उनका। जो भी उनसे बिगेस्ट है उनमें से, जो, उनमें सबसे बिगेस्ट है जो हाँ, जिसका मार्केट शेयर लार्जर है, और क्या ऑप्शन हो सकती है। कि कौन लीडर होगा। जो सबसे लंबी अरसे से जिसकी बिजनेस कर रहा है। कॉस्ट जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, अच्छा जिसके ठीक है। टैक्टिक या टेक्नोलॉजी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगी, या ऐसा जो ठीक कि बेंचमार्क होते हैं जिसने ये बिजनेस वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो उसको हम एज तो आमतौर पर लीडर ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि प्राइस एग्रीमेंट करते हैं। प्राइस एग्रीमेंट क्या होता है कि हम इस टू अवॉइड एनी प्राइस राइवलरी या प्राइस वॉर में जाने की बजाय हम क्या करते हैं, आपस में सेट कर लेते हैं, अभी प्राइस के ऊपर हम कंपटीशन नहीं करेंगे। हम जो कंपटीशन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, क्वालिटी के ऊपर करेंगे। इनके जी जो नॉन प्राइस कंपटीशन जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि आप क्या करेंगे, कि नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या क्या चीज़ें थी, बताओ जरा। नॉन प्राइस नॉन प्राइस कंपटीशन के कंपटी, अंदर हाँ जी, डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी। हाँ कि बिल्कुल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी, इस तक हाँ, चीज़ें हमने सारी इसमें डिस्कस की थी। टेक्नोलॉजी अच्छा, होगी। हाँ जी, ये हम चीज़ें इसके ऊपर हम जो है ना वो करेंगे, गौर कर सकते हैं, एक कम्पीट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर कम्पीट नहीं करेंगे, किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। तो हम्म, प्राइस वॉर को हम डेलिबरेटली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। और ये असल में प्राइस वॉर जो है वो डैमेज करती है कंपटीशन को, ठीक जी है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्राइस वॉर के चक्कर में कंज्यूमर जो है वो असल में क्या होता है, उसका लॉस हो रहा होता है, इसलिए हम इस प्राइस वॉर को अवॉइड करते हैं जितनी भी ये फर्म्स होती हैं, ठीक है। और जी दूसरा इसका बेनिफिट ये भी होता है कि डेलिबरेटली फर्म ये चाहती हैं कि असल में हम किसी जो है ना इसमें उलझन में ना पड़े, यानी कि हम किसी ऐसी, यानी कि वो क्या कहते हैं, ऐसे पॉजिटिव जो है ना वो हम काम लेके चलें, बजाय इसके नेगेटिव जो है वो कम्पीट करें। तो पॉजिटिव जी ये होता है कि आप क्वालिटी इंप्रूव करें अपनी, हम्म, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, वो मैं अपने नोट्स में से दिखाता हूँ। इधर पहले हम ये बुक वाला काम पहले खत्म कर लेते हैं, ये 3-4 पेज है, ठीक है। मेरे जी नोट्स में ऐड किए, मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। ठीक है। दूसरी चीज़ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी डिटेल में उधर से हम करते हैं अपने नोट्स में से, इसमें इधर बहुत कम लिखा हुआ है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये यूज़ करती है वैसे मोनोपोली। हम्म, मोनोपोली करती है कि मैक्सिमम प्राइस चार्ज करने की बजाय वो क्या करते हैं कि डिफरेंट कंज्यूमर से या डिफरेंट मार्केट में या डिफरेंट फर्म्स से वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। उसकी जी थ्री थ्री स्टेजेस हैं, थ्री टाइप्स हैं, वो मैंने नोट्स में ऐड की हुई हैं। उसमें ये कंज्यूमर सप्लास प्रोड्यूसर सप्लास वाली भी आ जाएगी, उसमें ये मार्केट डिफरेंट वो भी आ जाएगी, और एक और टाइप है वो भी आ जाएगी, जी वो भी से दिखाता हूँ आपको।
ये कंडीशन भी हमने उधर डिस्कस की है कि मस्ट आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ कस्टमर्स का आपस में लिंक नहीं होगा कि आप एक कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, दूसरे का जैसे मैं स्टूडेंट से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता हूँ, आपसे और फीस चार्ज कर रहा हूँ, किसी और स्टूडेंट से और फीस चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन जी, दोनों स्टूडेंट्स का आपस में कनेक्ट नहीं है। इसी जी। तरह एक डॉक्टर है, वो डिफरेंट पेशेंट से डिफरेंट फीस चार्ज करता है, लेकिन दोनों पेशेंट्स का आपस में कनेक्शन नहीं होता या लिंक नहीं होता। हुँ, फिर तीसरा क्या है, लॉयर। ये 3 बड़े प्रोफ़ेशन जिसमें हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। इसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं एज़ पर देयर एबिलिटी टू पे। जी, दूसरा होता है डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट मार्केट में हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है? वो होता है कि जिसकी जो ज़्यादा इलास्टिक मार्केट है, वहाँ पे प्राइस आप कम चार्ज कर लें, जो इन इलास्टिक मार्केट है, वहाँ प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लें। क्योंकि इन इलास्टिक में ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, तो आप को बेनिफिट या प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इलास्टिसिटी बेट को डिफरेंट कर सकते हैं। जी। दूसरी कंडीशन ये भी है कि सेपरेटेड हों, देखिए अनफ स्पे जैसे डिफरेंट मार्केट की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो इतनी दूर हो मार्केट के आपस में उनका लिंक ना हो। जी। जैसे दुबई की मार्केट है, एक हुँ, लाहौर की मार्केट है, तो इनका आपस में लिंक नहीं है। तो आप एक चाइना का जो एक प्रोड्यूसर है, वो दुबई में किसी और रेट पे चीज़ बेच रहा है, लाहौर में किसी और चीज़ पे रेट बेच किसी और प्राइस पे हुँ, रेट बेच रहा है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये होता है कि कंज्यूमर को बेनिफिट ये होता है कि कंज्यूमर को कम रेट पे चीज़ मिल जाती है, कंज्यूमर को वैरायटी मिल जाती है, ऑप्शन इनइक्वालिटी खत्म होगी, रिच क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है, जो पुअर है वो कम प्राइस पे कर रहा है। गवर्नमेंट को बेनिफिट ये होगा कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है, क्योंकि क्योंकि जो भी इनकम उसने अर्न करनी है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू अर्न करना है। फर्म को जी, बेनिफिट ये होता है कि फर्म जो है वो इनके मोनोपोलिस्ट जो है, वो अपना उसका मैक्सिमम रेवेन्यू वाला उसकी एपिटाइट है वो पूरी हो जाती है। हुँ, गवर्नमेंट को एक और बेनिफिट होता है कि अगर आपकी मोनोपोली ऐसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी है, तो आप इंटरनेशनल लेवल में वो प्रोड्यूस जब करता है तो वो एक्सपोर्ट करेगा, जिससे गवर्नमेंट का बैलेंस गवर्नमेंट ठीक हो जाएगा। तो ये जी, वाइडर लेवल पे अब आपको चीज़ें सोचनी है। ये सारी चीज़ें बुक में नहीं लिखी हुई, ठीक है? ठीक। तो आप अपनी मार्जिनल कॉस्ट को कवर करते हुए वो हम सारी स्टोरी वहाँ पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको और भी दिखाता हूँ अपने नोट्स में से। और इसमें क्या डायनामिक कंपटीशन है इसमें, और क्या चीज़ है, कंटेस्टेबल और नॉन कंटेस्टेबल मार्केट है, सम कॉस्ट है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्लस, और दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्लस याद है आपने उसमें भी किया होगा, एएस में, जहाँ पे प्राइस P1 होती है। जी, इस प्राइस 1 से ऊपर जो ट्रायंगल सारी बनती है, ये कंज्यूमर सरप्लस है, और इससे नीचे जो ट्रायंगल बनती है वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। जी। कंज्यूमर सरप्लस क्या था याद है, कि व्हेन कंज्यूमर इज रेडी टू चार्ज हाई प्राइस, हाँ जी। देखिए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे हाई प्राइस जी, इंटेंशनली डेलिबरेटली, और जी। व्हेन प्रोड्यूसर इज विलिंग टू चार्ज लो प्राइस, तो वो असल में दूसरी होती है। और जब हालांकि ये जो गैप है, अगर हम इस ए क्वांटिटी की बजाय ये Q1 क्वांटिटी की बजाय Q2 क्वांटिटी पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, तो ये जो लॉस है ना, इतना ए सी डी जो ट्रायंगल बन रही है, ये लॉस है कंज्यूमर सरप्लस का। जी, और ये ए बी डी जो है, ये लॉस है प्रोड्यूसर सरप्लस का, तो इसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं, ठीक ठीक है, है। टोटल जो होता है। तो प्रोड्यूसर और ये सरप्लस आप, होता है, वो होता है जब प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट लोअर प्राइसेस। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और ठीक है, कंज्यूमर ये सरप्लस मैं है when कंज्यूमर इज रेडी टू, अब कैसे, आप सिचुएशन बताएं ना, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब कंज्यूमर इज प्रोड्यूसर इज रेडी टू चार्ज लेस प्राइस? जब जब आउट इन्वेंटरी ऑफ में सीजन, खाली। जब सीजन खत्म हो रहा है ना, देखो अब सीजन हाँ, खत्म हो रहा है विंटर का, तो अब विंटर के जो क्लॉथ हैं वो इजीली, वो क्या कर देगा, उस पर सेल लगा देगा, वो वे अवॉइड करने के लिए, इसलिए कि नेक्स्ट विंटर जब आएगा उसमें तो नया नया टेस्ट, न्यू फैशन आएगा, तो उसमें आपकी चीज़ें तो नहीं सेल होंगी, तो आप अभी स्टॉक जो है वो कम रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे सेल कर देते हैं। जी, इसका कंज्यूमर सरप्लस की एग्जांपल क्या है कि व्हेन कंज्यूमर इज रेडी टू पे हाई प्राइस। लगता तो वैसे अजीब है कि कंज्यूमर इज रेडी टू पे हाई प्राइस, लेकिन कंज्यूमर कब ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार है, जैसे ये पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच दुबई में जैसे होना था अभी, तो उसकी जो हाँ, टिकट थी वो $100 थी, तो कंज्यूमर इज रेडी टू पे $150, क्योंकि जो जी, इन्जॉयमेंट वो कह रहा था पाकिस्तान इंडिया मैच देखने जाएगी, वो इन्जॉयमेंट के सामने $150 या $50 ज़्यादा पे करना कुछ भी नहीं है। इसका जी। मतलब जब व्हेन कंज्यूमर फील मोर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट देन द मार्केट प्राइस, इसका मतलब ही इज विलिंग टू पे मोर प्राइस, तो उसे हम कंज्यूमर सर्विस कहते हैं। यानी कि वैसे देखिए, ठीक है, जब तब तो सप्लाई कम था ना और डिमांड ज़्यादा थी। नहीं इसमें डिमांड और सप्लाई की हम बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जब कंज्यूमर इज रेडी टू पे मोर देन मार्केट प्राइस, दैट इज कंज्यूमर सर्विस। मतलब एडिक्शन के साथ या नेसेसिटी के साथ, जैसे दवाई हो गई, इस तरह की हाँ चीज़ें। बिल्कुल, नेसेसिटी हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, हैबिट हो सकती है, ब्रांड लॉयल्टी हो सकती है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। जी, ठीक है, ठीक। तो अब आपका ये वाला चैप्टर यहाँ से तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया,
वो नोट्स में से हम करते हैं, एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा कार्टल्स वाला। ये जरा पेपर में को जो क्वेश्चन आता है ना वो जरा हैवी किस्म का क्वेश्चन आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे आंसर देंगे, ये दो हम टॉपिक यहाँ से डिटेल में थोड़ा देखते हैं। अच्छा जी, पहले इसमें ऑर्डर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन वही जो भी हम उधर डिस्कस करे थे सारी यहाँ पे डिस्कस की हैं। एक्सरसाइज करेंगे आमतौर पर मोनोपोली में हम एक्सरसाइज करते हैं, ऑलिगोपोली में मार्केट को सेपरेट कर सकते हैं, और एक मार्केट से परचेज करके कंज्यूमर ऐसा नहीं है कि दूसरी मार्केट में सेल कर सके, और प्राइस जैसी डिमांड जो है डिफरेंट होगी डिफरेंट मार्केट में। अब 3 टाइप्स ऑफ हम इसे कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती है। एक फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसमें होता है कि मार्केट प्राइस है $10, बट एज पर एबिलिटी टू पे, यानी कि एक डॉक्टर है उसके पास एक कस्टमर आता है जो कि थोड़ा रिच है, तो उसे $15 चार्ज कर लेता है, बजाय इसके कि $15 चार्ज करे। एक जी दूसरा कस्टमर आता है जो दूसरा पेशेंट आता है वो ज़्यादा रिच है, उससे वो $25 चार्ज कर लेता है। तो द मोनोपोलिस्ट चार्ज और स्नैच कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम हिज पेशेंट्स एज पर देयर एबिलिटी टू पे। इसको हम अच्छा, तो कहते हैं ये प्राइस फर्स्ट डिग्री। डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ जी, इसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या एक वन टाइप ऑफ इसे कह सकते हैं। ठीक। कंज्यूमर का बेनिफिट ये होगा कि उसे प्रोडक्ट मिल जाएगी, प्रोड्यूसर का बेनिफिट ये है उसे रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, रिसर्च गवर्नमेंट पर स्पेंड कर सकता है, इनोवेशन पर स्पेंड कर सकता है, क्वालिटी पर स्पेंड कर सकता है। गवर्नमेंट का बेनिफिट ये है गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू होगा, सोसाइटी का बेनिफिट ये है कि इनक्वालिटी कम होगी। जी और टैक्स इंसिडेंस जो है वो, हाँ इसमें वैल्यूएशन पॉइंट क्या आ गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू सप्लाई डिटरमिन करेगी कि कंज्यूमर सरप्लस कितना ज़्यादा या कम है। अब जरा मुझे बताओ कि अगर इन इलास्टिक हो डिमांड तो फिर कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होगा, या इलास्टिक डिमांड के ऊपर कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होगा? इलास्टिक तो इनइलास्टिक के ऊपर होगा ना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस। यस, वेरी गुड। जितनी ये कर्व इनइलास्टिक होगी रेड वाली जी डिमांड, उतना कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होगा, और अगर वो इलास्टिक है तो उतना कम होगा। वेरी गुड। जी ठीक। दूसरी जो कंडीशन है वो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम फर्म टू फर्म असल में, यानी कि वो होता है ना बिजनेस बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। हम्म। तो आपकी हो सकता है आपका बिजनेस ऐसा हो कि आप दूसरे बिजनेस को गुड्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपकी मोनोपोली है। तो उसमें क्या करेंगे आप, ऐसे बिजनेस को जो कि बल्क पे आपसे परचेज कर रहा है, 400 यूनिट परचेज कर रहा है, उसको आप P1 प्राइस चार्ज करेंगे। जी जो बल्क पे परचेज नहीं कर रहा, 100 यूनिट आपसे परचेज कर रहा है, उससे हम प्राइस P चार्ज करेंगे। तो ये जी हम दे रहे हैं डिस्काउंट उसे किसके ऊपर, बल्क परचेज के ऊपर। इसमें वही ठीक। बेनिफिट जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो बेनिफिट आप यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो है जी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये बड़ी पॉपुलर, जो भी मैंने एग्जांपल दुबई की और उसका दे रहा था, और लाहौर की, के डिफरेंट मार्केट्स हैं। अब हाँ जी एक आपकी मार्केट है जी दुबई वाली, वहाँ आप समझते हैं आपकी प्रोडक्ट जो है इलास्टिक है, तो वहाँ पे आप प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने अगर प्राइस ज़्यादा चार्ज की तो यू विल लूज योर कस्टमर। जी और एक आपकी मार्केट है लाहौर वाली, इधर आपको लगता है कि आपकी मार्केट इन इलास्टिक है, यहाँ पे आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन इलास्टिक ना लोगों की नीड है, तो हम्म। यहाँ आप प्राइस ज़्यादा चार्ज करेंगे तो आपको बेनिफिट या ना प्राइस रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा जनरेट करेंगे आप यहाँ पे। जी अब ये देखो ना, ये आपकी बुक में उससे ट्रेनिंग थी तो आपने यहाँ से ही कर लेनी है, ठीक है। ये ठीक। इसके पॉजिटिव नेगेटिव वो जो हमने उधर डिस्कस किए वो यहाँ पर डिस्कस किए। हम्म। दूसरी चीज़ उधर ये एडवांटेजेस वाले नीचे मोनोपोली के, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ उधर जो उसने बिल्कुल नहीं डिस्कस की वो कार्टेल वाला इशू था। कार्टेल में भी हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, प्राइस लीडरशिप जैसे है। यहाँ पे ना स्लाइड एक बननी है, देख लेना, ठीक है। प्राइस लीडरशिप क्या होती है कि ऐसा सिनेरियो जो वेयर वन फर्म सेट्स द प्राइसेस एंड अदर कंपनीज विल फॉलो इट, ठीक है। जी अब जी ये हो सकता है जी बैरोमेट्रिक भी हो, क्लूरियस भी हो सकती है, डोमिनेंट भी हो सकती है। 3 कंडीशन है इसकी। तीनों का मतलब समझो। बैरोमेट्रिक होता है जब व्हेन यू आर बेंचमार्क, यानी यू आर द फर्स्ट वन हु स्टार्ट द बिजनेस, तो इसलिए आप बैरोमेट्रिक हैं या बेंचमार्क हैं। क्लूसिव का मतलब होता है कि आपने आपस में जॉइंटली डिसाइड किया जी आप लीडर बनेंगे, एक कंडीशन ये हो सकती है। डोमिनेंट ये वो जो आपने बताया कि उसका मार्केट शेयर ज्यादा था इसलिए हमने इसे लीडर बना दिया, या उसकी कॉस्ट कम थी। गॉट इट। ठीक। जी अब ये इसके एडवांटेज है कि प्राइस वॉर नहीं होगी, आप प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस ज़्यादा करेंगे, बेनिफिशियल होगा कस्टमर के लिए भी क्योंकि प्राइस सेट है, और डिलीवर मोर वैल्यू। फिर आप वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि क्वालिटी के ऊपर। रिक्विजिट्स इसकी क्या है कि लार्ज मार्केट शेयर होना चाहिए उसका, फर्म्स का, जो 4-5 मिल के जो क्लूड करेंगे या काटल कर रही हैं। जी ट्रेंड नॉलेज होना चाहिए, इनको उनके पास नॉलेज अवेलेबल हो कि ट्रेंड का नॉलेज उनको तो होता है कि फैशन किस तरफ जा रहा है, टेस्ट किस तरफ जा रहा है, एज ए प्रोड्यूसर आपको पता होना चाहिए सबको, जी ठीक है। हम्म। टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट होनी चाहिए, वहीं पे ये चलेगा।
क्योंकि सबकी प्रोडक्ट एक जैसी हो, वहीं पे आप प्राइस सेट करेंगे। अगर आप सबकी प्रोडक्ट डिफरेंट है फिर तो आप प्राइस सेट नहीं कर सकते ना। जी। ठीक है। हम्म। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है कि अनफेवरेबल टू स्मॉलर फर्म्स का इसमें हो सकता है नुकसान हो जाए, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो आपने हो सकता है ऐसी प्राइस सेट की हो, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बिल्कुल प्राइस के पास हो, वो जो हमने किंग डिमांड कब में कल डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें फ़ायदा किसको होगा? जिसकी मार्जिनल कॉस्ट नीचे होगी, सबसे नीचे होगी उस प्राइस हाँ। से। प्राइस से हाँ। जितनी अवे होगी डाउनवर्ड, उतना उस फर्म को ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो प्राइस के करीब है, फिर आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जी अच्छा, ठीक। इसमें आप फिर अनएम्प्लॉयमेंट का उसने केस तो मैक्रो लेवल पर डिस्कस किया है कि जब आप प्राइस वॉर नहीं करते तो फिर आप फोकस रहते हैं कम प्रोडक्शन के ऊपर, तो कुछ लोगों को आप काम से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आप अपनी एक्सेस कैपेसिटी यूज़ नहीं करते। और कस्टमर जी। अपने एंड पे लूज कर सकता है अगर आपने प्राइस ज़्यादा चार्ज कर ली, यानी कि ज़्यादा प्राइस अगर सेट कर दी। हाँ जी। अच्छा, बैरोमीट्रिक इस ज़्यादा से बताया, जस्ट फॉर नॉलेज आप देखें ना। अच्छा, एक और इसमें चीज़ थी कार्टल्स का, हाँ, कि कार्टल जो होते हैं ये कुछ छोटे रिक्वेस्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कार्टल क्या होती है? स्ट्रेंथ इनके कार्टल उस वक्त ज़्यादा एप्लीकेबल होंगे व्हेन देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स, जी। व्हेन ओपन विद ईच, हर फर्म अपनी कॉस्ट जो है दूसरे को खुल के बताए, प्रोडक्शन मेथड्स खुल के बताए। ये वैसे वैल्यूएशन का पॉइंट भी है कि कुछ फर्म्स नहीं भी बताती। फिर सिमिलर मेथड्स होंगे, प्रोडक्शन आप जो प्रोड्यूस करेंगे, एवरेज कॉस्ट सबकी सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे उसे इररेलेवेंट रखा हुआ है। जी। और सब जो है वो एक ही प्राइस चार्ज करना चाहते हैं, और आम तौर पे जो एक ही प्राइस चार्ज करना चाहते हैं वो उसके मुताबिक आपको प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड भी करेंगे। फिर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री यहाँ पे होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, लैक ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स टू कर्ब इट। अच्छा, ये एक एग्जांपल भी दिए ओपेक की, आप अपने एनालिसिस या एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं कि ओपेक दुनिया की सबसे बड़ी जो ये उसका डाटा रिस्पॉन्स भी आ सकता है आपके उसके अंदर, ऊपर वाला जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे बड़ी ओपेक जो है कार्टेल है वो ओपेक है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है। जी। गेस करें, हाँ, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास है पेट्रोल के? सऊदी। जी, सऊदी अरेबिया। ये देखो, यही एक लिस्ट मुझे, वेनेजुएला नंबर 1 पे है जिसके पास 25.5% है। हम्म। सऊदी अरेबिया 22% है, ईरान 13%, इराक 12, ये सारे लिखे हुए हैं, बाद में देखेंगे आप। तो जी। ओपेक देखो, ये देखो सारे लोग उसका पार्ट नहीं बने। कुछ नॉन ओपेक कंट्रीज भी हैं, इसमें रशिया और इस तरह की कंट्री शामिल है जो कि इसका पार्ट नहीं बने, उन्होंने प्राइस अपनी अलग से चार्ज करती हैं वो। और उनके पास 308 बिलियन बैरल ऑयल है, इनके दुनिया का 20% ऑयल उनके पास है। और हाँ दुनिया का 1190 बिलियन बैरल ऑयल ओपेक कंट्रीज के पास है, जो ये लिस्ट दी हुई है। जी। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको देखो हेल्प होगा। जैसे आपको याद है हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, कंसंट्रेशन रेशो। जी। देखा गया 3 से 4 फर्म का, आप देख, अब देखो पहली 4 फर्म का अगर देखें तो हाँ। 25 और 22, 47 13 60, 60 और 20। तो ये देखो 72% ऑयल सिर्फ इन 4 कंट्री के पास है। तो हम्म। कंसंट्रेशन रेशो फिर कहाँ हुई? इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। जी। हमारी कंसंट्रेशन रेशो शो करेंगे कि इनकी जो है वो ज़्यादा क्या है, इनकी ज़्यादा से है, यानी कि इनके पास ज़्यादा क्वांटिटी है। तो ये जी। कंसंट्रेशन रेशो इस जगह पे आप कैलकुलेट करने का फ़ायदा होता है। फिर ये ठीक। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, ये आप रीड कर लेना। कार्टेल इलीगल हैं, वाई डू कार्टेल रिजल्ट फेल, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आप वैसे देख लेना, ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ। अच्छा, इसके कुछ ठीक। डिसएडवांटेज भी होते हैं कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिसीजन डिस्प्यूट्स होते हैं, इनएबिलिटी टू स्टेबलाइज डिमांड, प्रोटेक्शन टू इनएफिशिएंट फार्म्स, ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। क्रिएशन ऑफ मोनोपोली पावर, क्या असल अगर 4-5 फर्म्स हैं और वो आपस में मिल गई हैं तो क्या हुआ? ये मोनोपोली नहीं बन गई? जी। मोनोपोली बन जाती है, और ये ये अपनी एक्सेस कैपेसिटी को फिर यूज़ नहीं करते। ये प्रोटेक्शन टू इनएफिशिएंट फर्म्स पॉजिटिव कैसे है? अगर आप इनएफिशिएंट फर्म है और आप हम्म। कार्टेल के अंदर आगे हैं, तो अगर आप खुद बेचते तो आपकी प्राइस ज़्यादा ना नहीं होती। नहीं, मतलब कि ये उनके लिए सिर्फ है ना, कंज्यूमर्स के लिए तो नहीं है बेनिफिशियल। नहीं नहीं, कंज्यूमर के लिए नहीं, ये उस फर्म के लिए बेनिफिशियल है जो कि जी। इनएफिशिएंट फर्म। जी ठीक। ठीक है। हम्म। अच्छा जी, अब ये आपका जो है ना, ये डिटेल आपने यहाँ से देखनी, जो 2 टॉपिक आपको बताए हैं, तो ये आपका ये वाला पोर्शन सारा खत्म हो गया। अब आपकी आती है लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट में जो मेन चीज़ है ना जो आपने समझनी है, तो हम्म। जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो
ये है कि दो तरह की लेबर मार्केट, एक होती है परफेक्ट कम्पिटिटिव लेबर मार्केट, एक हाँ होती है इम्परफेक्ट लेबर कम्पिटिटिव मार्केट। जी इम्परफेक्ट में इसने मेरे साथ डिस्कस की होंगी मोनोपोली, ट्रेड यूनियन, देख लो किसने क्या क्या क्या, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, वेज एम्प्लॉयमेंट, जहाँ तो ये आगे ना हमारी, ये पहले 3 पॉइंट जो है ना, ये आगे परफेक्ट कम्पिटिटिव लेबर मार्केट के, फिर जी मोनोपोली, ट्रेड यूनियन और वेज मिनिमम। हाँ ठीक है, ये 3 टॉपिक है हमारे पास, मोनोपोली, ट्रेड यूनियन और मिनिमम वेज, ये है इम्परफेक्ट लेबर मार्केट के। ऊपर वाले ठीक जो 3 है वो है परफेक्ट कम्पिटिटिव लेबर मार्केट के। ठीक है, अभी ठीक हम डिस्कस करते हैं आज परफेक्ट कम्पिटिटिव लेबर मार्केट, तो नेक्स्ट टाइम ये तीनों करेंगे इकट्ठे, तो ये हमारे लेबर मार्केट कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जी अच्छा ठीक जी, अब लेबर मार्केट में देखो क्या है। परफेक्ट कम्पिटिटिव लेबर मार्केट है कि आप जैसे अभी हमने, बड़ी हेल्प होगी आपको इससे, जो हमने अभी टॉपिक किया परफेक्ट कंपटीशन वाला। ठीक है, ठीक मुझे बस 2 मिनट दे जरा, ये खोल लेता हूँ, मोबाइल ठीक चार्जिंग पे लगाऊंगी इसको, चेक कर लेना। ये आ गया परफेक्ट कंप्लीट, बस ये अभी ये जरा गो थ्रू कर लो आप। जी ठीक हो गया। जी सर। ये क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल वैसी ही बातें जो कि हमने परफेक्ट कम्पिटिटिव लेबर मार्केट में हमने वो लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेबर, सेम जी डिस्कस किए थे विद रिस्पेक्ट टू गुड्स इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, जी अब इसमें पहले हम डिमांड फॉर लेबर डिस्कस करेंगे, फिर सप्लाई फॉर लेबर। ये हाँ देखो जी लेबर पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट। जी ये क्लियर है, ठीक हो गया। नहीं, ये नीचे क्यों है? हाँ जी ये नीचे वाली स्लाइड है। जी ये क्लियर है सर, ठीक हो गया। जी सर। दूसरा सेकंड, 2 सेकंड्स। ठीक जी, अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि परफेक्ट कंपनी लेबर मार्केट में जो प्राइस सेट होनी है वो होनी है डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन। तो पहले हम डिमांड डिस्कस करते हैं। डिमांड फॉर लेबर कौन करेगा? डिमांड फॉर लेबर करेंगे फर्म्स, फैम्स। बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस। और जो जी डिमांड फॉर लेबर है वो असल में डिराइव डिमांड है। जी डिराइव डिमांड का मतलब कि ये इनडायरेक्ट डिमांड है। जो डायरेक्ट डिमांड है वो गुड्स और सर्विसेज की होती है, जी तो जो इनडायरेक्ट डिमांड है वो असल में किसकी होगी? वो इनकी होगी। किन की ठीक है, होगी? लेबर की इनडायरेक्ट डिमांड। अगर मार्केट में डिमांड है लैपटॉप की, तो फिर लैपटॉप गुड्स है, तो जी हमें फिर किसकी डिमांड होगी? फिर डिमांड होगी जनाब किसकी? जो लैपटॉप ठीक करने वाले लैपटॉप के शॉप्स हैं उनकी डिमांड होगी। एक मिनट अगर सर। मार्केट में डिमांड है ए लेवल्स की, तो ए लेवल एक सर्विस है, उसकी डिमांड के लिए फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास डिमांड फॉर किसकी होगी? टीचर की डिमांड होगी। तो इसलिए जो लेबर की डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड होती है। ठीक है, जी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ए लेवल कोई पढ़ाता है तो उसकी सैलरी या फीस ज़्यादा होगी, कोई प्राइमरी स्कूल पढ़ाता है उसकी फीस या सैलरी कम होगी। जी अगर एक आदमी एसी ठीक करता है तो उसकी फीस या पे उसकी कम होगी, लेकिन एक आदमी लैपटॉप ठीक करता है, मोबाइल ठीक करता है, उसकी ज़्यादा होगी। जी जितनी प्राइस ज़्यादा होती है, वेजेस ज़्यादा होती हैं, उतनी उसकी डिमांड कम होगी।
इनवर्स रिलेशनशिप वही जो हम डिमांड और सप्लाई में डिस्कस करते थे गुड्स वाली मार्केट में, सेम यहाँ पे है। ठीक है, तो ये उसी तरह का है ना, इस तरह मतलब नॉर्मल मार्केट। वेजेस का, हाँ जी, वेजेस का और डिमांड फॉर लेबर का इनवर्स रिलेशन है। जी अच्छा, फिर ये 3 कांसेप्ट हैं यहाँ पे। एक है एमआरपी, ये पहले बता देता हूँ कांसेप्ट हमारे पास, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, के हर लेबर हायर करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, जिसे हम वेजेस भी कह सकते हैं। जी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के हर नया फैक्टर यानी कि लेबर को ऐड करने से कितने प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किए, एक वर्कर ने कितने प्रोड्यूस किए, ये होती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। हाँ जी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के उस एक वर्कर के ऐड करने से जितने उसने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ये जी होती है एम आर पी। ठीक ठीक है, है तीनों कंसेप्ट क्लियर है। अब जी यहाँ पे वापस आते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि एम आर पी जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, उसके अकॉर्डिंगली हम वेजेस पे करते हैं। जी यानी कि हर वक्त लेबर ने जितना प्रोड्यूस किया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्वांटिटी, उसको जी उस प्रोडक्ट की प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका एम आर पी आएगा। तो इसी एम आर पी के अकॉर्डिंगली हम उसे क्या करेंगे, वेजेस पे करेंगे। जी ठीक है, और ये इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है कि प्राइस अगर जो है वो प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्राइस जो है $1 है, तो अगर आपने 20 यूनिट प्रोड्यूस किए तो इसका मतलब आपने 200 का काम किया। अगर हाँ आपने जी 18 यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपने 180 का काम किया। अगर आपने 16 यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपने 160 का काम किया। और तो जो आप मार्केट ये में चल, इस तरह के आते हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। जी मैंने कहा जो कैलकुलेशन वाले होते हैं वो इस तरह के भी आ सकते हैं फिर इसको। हाँ, इस तरह के आ सकते हैं। अब मार्केट वेज रेट जो ज़्यादा 160 चल रहा है। हम्म अब आपने जब चौथा वर्कर हायर किया, जरा फोकस करो, उसने हम्म 14 यूनिट प्रोड्यूस किए जिसकी मार्केट वैल्यू है 140, ये तो क्या आप उसे 160 वेजेस देंगे? है नहीं। तो हम वहां पे रुक जाएंगे जहां पे हमारा एम आर पी उसके मार्केट रेट के इक्वल है। जी ठीक ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इसी का हम ग्राफ ड्रा कर देते हैं। तो ये असल में जब ये एम आर पी, असल में जो डिमांड फॉर लेबर है वो एम आर पी के इक्वल ही होती है। तो ये एम आर पी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ वर्कर, ये असल में एम आर पी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ वर्कर। इसके एक्स एक्सिस पे आएगा क्वांटिटी ऑफ लेबर और वाई एक्सिस पे आएंगे वेजेस। जी ठीक है, अच्छा जी, ये एडिशनल नॉलेज है। हाँ, अब मार्केट में हम क्या करेंगे अब, कि जैसे उधर हमने किया था ना परफेक्ट कंडीशन में, याद हो कि मार्केट वेज रेट गिवन है, ये मार्केट वेज डिमांड और सप्लाई से आएगा। हम एज ए फर्म वही वेज रेट है जो अपने वर्कर को ऑफर करेंगे। हाँ जी ठीक है, और ये हमारी एम आर पी होगी। तो हमारी एम आर पी जहाँ पे इसके फैक्टर वे मार्केट वेट के इक्वल होगी, हम उतने फैक्टर उतने वर्कर हायर करेंगे, उससे ज़्यादा वर्कर हायर नहीं करेंगे। ठीक ठीक है, ये ऊपर आपको टेबल भी शो कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है, अब कुछ चीज़ें देखो ना इसने पेपर में पूछ लेता है लेकिन उसे बुक में जरा कम भी डिस्कस की है, बल्कि ये डिस्कस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वर्कर, जो जी ये है कि परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन ऑफ लेबर कॉस्ट। जी कि लेबर कॉस्ट का मतलब क्या था, वेजेस हुई ना। जी तो ये दो तरह की हो सकती है, या तो इलास्टिक डिमांड फॉर वर्कर होगी या इनइलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड फॉर वर्कर उन लोगों की जो कि हाईली स्किल्ड लोग हैं। हाँ जी इस तरह के इलास्टिक डिमांड फॉर डॉक्टर। वर्कर जो कि अनस्किल्ड अनएजुकेटेड लोग हैं। जी ठीक है, अब ये जो इलास्टिसिटी है डिपेंड करेगी प्रोपोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट कितनी है टू द टोटल कॉस्ट। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इजी है कि मुश्किल है? फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि लेबर की जगह कैपिटल हायर कर सकते हैं कि कर सकते हैं। जी फिर प्राइस इलास्टिक डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी पीईडी क्या है। फिर टाइम मैटर करता है कि क्या हमें इजीली वो फैक्टर प्रोडक्शन फर्दर अवेलेबल है मार्केट से या नहीं है, वो भी मैटर करता है। जैसे जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जल्दी से मार्केट से मिलने मुश्किल है, लेकिन ट्रेनिंग मार्केट से, और उसकी हाँ जी, ट्रेनिंग जो है वो इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल 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 टाइम पीरियड उसका है। लेकिन जो शेफ हैं, क्लीनर हैं, वो हमें इजीली मिल जाते हैं। ठीक है तो अगर शिफ्ट इन डिमांड वो भी पॉसिबल है, वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड हो सकती है, ड्यू टू राइज इन कंज्यूमर डिमांड, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यू टू चेंज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, ड्यू टू चेंज इन सब्सिडी। अगर हम वर्क गवर्नमेंट दे रही है तो फिर भी हम डिमांड फॉर वर्कर ज़्यादा कर सकते हैं। हम्म, और चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब जो हम हायर कर रहे थे लेबर, वो हायर कर लें या मशीन हायर कर लें। तो जो जी इजी, अगर वो मशीन महंगी है तो लेबर हायर करेंगे, अगर मशीन चीपर है तो फिर मशीन हायर कर लेंगे। उसके सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिविटी लेबर, होगा ना। जी जी, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी भी आएगी।
फिर आ गई सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करेगी, सप्लाई लेबर कौन करता है, ये पॉपुलेशन करती है। पॉपुलेशन में से वो लोग जो कि लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स में सारे लोग शामिल नहीं है, इसमें हाउसवाइफ शामिल नहीं है, इसमें चिल्ड्रन शामिल नहीं है, इसमें ओल्ड एज लोग शामिल नहीं है, तो वो लोग शामिल हैं जो विलिंग एंड एबल टू डू अ वर्क। ठीक है, ये सप्लाई डिपेंड करेगी आपकी पॉपुलेशन का साइज कितना है, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी कितनी है, जेंडर रेशो कितनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, स्किल्स एजुकेशन लेवल इन द कंट्री, फिर वर्किंग एज आपके कंट्री की क्या है, रिटायरमेंट एज क्या है, एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क क्या है, मेंटल फिजिकल एबिलिटी ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, फिर एवरेज नंबर ऑफ आवर्स अलाउड पर वर्कर या लेजर टाइम। ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं सप्लाई के। हाँ जी। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़, अब सप्लाई वर्कर जो बनेगी वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बनेगी, जी। और ये भी इलास्टिक इन इलास्टिक हो सकती है। हम्म, ठीक है, सेम वही केस कि अगर जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी जो है वो इन इलास्टिक सप्लाई होगी, और जो अनएजुकेटेड अनस्किल्ड या सरप्लस में अवेलेबल हैं वो उनकी क्या होगी, वो इलास्टिक होगी। जी। अब दोनों पार्ट्स को यहाँ पे हम कर देते हैं ज्वाइन, तो ये हमारा फाइनल पार्ट आ गया, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट। वो कैसे आएगी कि डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर को इंटरसेक्ट कर दें, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये मार्केट वेज रेट डिटरमिन हो जाएगा। ठीक। ठीक है, अब ये यहाँ ऊपर अब इसमें साइडवेज वाली डिमांड कर्व थी। जी, ऊपर हाँ हाँ एक वो और। बताता हूँ, एक मिनट वो एक और चीज़ बताता हूँ। ये पहले एक चीज़ मैं तुम करना चाह रहा हूँ। हाँ, ये देखो, अगर सप्लाई मार्केट में चेंज हो जाए तो वेज रेट चेंज हो जाएगा। हाँ, ये अगर उसी तरह डिमांड फॉर वर्कर, से मार्केट का होता है। हाँ ये सब में ये हुआ ना कि मार्केट रेट ये था। अब अगर फर्ज करो आपके कंट्री के अंदर माइग्रेट करके लोग दूसरे कंट्री से ज़्यादा आ गए, तो सप्लाई ऑफ लेबर राइज कर गई, जिसकी वजह से वेज रेट क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। जी। इसका सप्लाई कम भी हो सकती है अगर आपके एमिग्रेंट ज़्यादा हैं। इस तरह डिमांड फॉर वर्कर ज़्यादा या कम होने से भी वेज रेट चेंज हो जाए। ये शिफ्ट इन डिमांड और शिफ्ट इन सप्लाई की वजह से वेज रेट डिटरमिन होगा। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन यहाँ पूरा हो गया, हाउ वेज रेट आर डिटरमिन इन द परफेक्ट कम्पिटिटिव लेबर मार्केट। उसमें ये सारी डिटेल हम डिस्कस करनी है। डिमांड से शुरू होना है, और इलास्टिक इन इलास्टिक, पहले नॉर्मल, फिर इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड, फिर सप्लाई वाली, फिर उसकी इलास्टिक इन इलास्टिक, और एंड पे आ गया आपने यहाँ पे क्लोजिंग कर देनी है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, इसे कहते हैं, ये अभी जो हमने डिस्कस की ना, ये वाली, ये है मार्केट सप्लाई हम्म। ऑफ वर्कर। ये जो है ये इसे कहते हैं बैकवर्ड बैंडिंग सप्लाई को, ये इंडिविजुअल्स की होती है। अब जी। इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने नंबर ऑफ आवर्स क्यों सेक्रीफाइस करेंगे, वो अपने नंबर ऑफ आवर्स सेक्रीफाइस करते हैं वेजेस को देख। तो जी। इसके एक्स एक्सिस, ये स्पेशल कर, जिसमें एक्स एक्सिस पे लिखा है आवर्स वर्क पर आवर या पर ईयर जो वही भी है। है। तो जितनी आपको वेजेस ज़्यादा ऑफर होगी उतने आप अपना लेयर्ड सेक्रीफाइस करके यू आर विलिंग टू डू अ वर्क, तो आप हाँ। काम करते जाएंगे और ज़्यादा वेजेस लेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, आपका एक्सपीरियंस या स्किल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यू वर्क लेस नंबर ऑफ आवर्स। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ, इधर देखें तो लेस नंबर ऑफ आवर्स बनते हैं, लेकिन यू आर गेटिंग मोर वेजेस। ये जी। कौन लोग हैं, जो कि हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जैसे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, न्यूरो सर्जन है या कोई, तो वो 2 घंटे के लिए जॉब पे आएगा, लेकिन 2 घंटे में इतने पैसे कमा के चले जाएगा कि वो बाकी सबकी वेजेस पीछे रह जाएंगे। तो ये जी। बैकवर्ड बेंडिंग कवर होती है, जो कि आफ्टर अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन के बाद आती है। ठीक है, नॉर्मल जो वेज रेट है आपकी इनिशियल लाइफ का होता है, वो यहाँ तक होता है। उसके बाद आपका बैकवर्ड बेंडिंग कर्व बन जाती है। ये इंडिविजुअल्स की होती है, और ये पर्सन टू पर्सन एज पर देयर प्रोफेशन वेरी करेगी, जो कि जनरली मैक्सिमम उसकी फॉर्म ये हो सकती है। जी। ठीक है। ठीक है, अब आप ये यहाँ तक ये बुक में से भी पढ़ लें, यहाँ भी पढ़ लें, जो दोनों टॉपिक हमने किए हैं। कल इम्परफेक्ट वाला पोर्शन इसका करेंगे, तो ये लेबर मार्केट कल इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। और वो मैंने आपको पीडीएफ के ऊपर रिप्लाई किया था, वो जो पहले हमने किया था, तो वो हाँ वो आप। मुझे दोबारा भेज दें। हाँ वो दोबारा भेज दो, मैंने ऊपर से कहीं से मिस हो गया है व्हाट्सएप में ना मेरे से। ठीक है, फॉरवर्ड। वो क्वेश्चन जो आप कहते हैं जो पहले भेजा था, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, वो जो दोबारा भेज देना, वो जी मेरा यहाँ ठीक। से मिस हो गया शायद। ठीक है, और अभी वो क्या कहते हैं, आपने एक और ही भेजा था, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में कि कंज्यूमर्स को परफेक्ट कंपटीशन ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वो वाला भी ख़त्म करके मैं आपको भेजता हूँ। दोबारा बताओ क्या बोले हैं। मैंने कहा वो आपने मुझे एक 25 मार्कर ही भेजा था ना, वो टू व्हाट हाँ हाँ एक्सटेंट हाँ बिल्कुल, कंपटीशन लीड टू बेटर आउटकम्स वाला, जी जी, तो वो मैं करके भेजता हूँ। चलो ठीक, ये ओके। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जो है भी आप मुझे भेज देंगे प्लीज़। हाँ मैं देखता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग में लगाया, अगर ये जी हो जाती है तो मैं भेजता हूँ। ठीक है ओके, सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।